नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शांतनु विधुड़ी और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो द 30 मिनट शो में। जी हां प्यारे साथियों, आपके एग्जाम की दिशा को बदलने वाले 30 मिनट, आपकी परीक्षा की तैयारी को बदलने वाले 30 मिनट, वो 30 मिनट जो आपकी तैयारी को इतना बूम करते हैं कि आपको सफलता बहुत नजदीक दिखाई देने लगती है। जी हां प्यारे साथियों, मंजिल को उसकी औकात दिखाने वाले 30 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शांतनु विधुड़ी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी बाय अनअकैडमी पर। जी हां प्यारे साथियों, 30 मिनट शो में आज का हमारा जो स्पेशल टॉपिक होने वाला है, जो आपकी हिस्टोरिकल सीरीज की शुरुआत आज हम कर रहे हैं। जो आपके 30 मिनट टॉपिक था, इस 30 मिनट शो में जो हम लगातार आपका पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लगातार कवर कर रहे हैं 30 मिनट में। जैसे कि पिछली क्लास में जो हमने कवर किए थे, आपकी जो रिवर सिस्टम थे, नॉर्थ इंडिया के सारे रिवर सिस्टम को हमने कवर किया था। आज हम कवर करने वाले हैं आपका ऐतिहासिक सीरीज में आपका हिस्ट्री को स्टोरी के रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या हिस्ट्री को स्टोरी के रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, एक वर्ड आपके सामने मैं लिख रहा हूं, आपका हिस्ट्री। क्या वर्ड आपके सामने लिखा है? क्या हिस्ट्री। और हिस्ट्री का ही एक छोटा रूप बनता है आपका हिस्ट्री का स्टोरी। ठीक है, यानी कि ही स्टोरी, पुरानी कहानियां या प्राचीन कहानियों को हम समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी आपके हिस्ट्री के, मिडिवल हिस्ट्री के या एंशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं, सभी को छोटी छोटी कहानियों में समझने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे साथियों, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से जुड़ जाइएगा आपके सबसे बेहतरीन लाजवाब द 30 मिनट शो में। चलेगा, आज का टॉपिक देखते हैं कहां से शुरुआत है। थंबनेल आप सभी ने देख लिया होगा, बाबर। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? बाबर के बारे में। किसने बुलाया था बाबर को, क्यों आया था बाबर, जो बाबर का इतिहास भारत में रहा है। 4 युद्ध लड़े हैं, चारों जीते हैं, भारत के बड़े बड़े शासकों को हराया है। तो क्या बाबर बचपन से ही इतना वीर, एकदम बिल्कुल ऐसा रहा है कि हाँ किसी से नहीं हारेगा? जी नहीं। बाबर एक भगोड़ा योद्धा था। कैसा योद्धा था? भगोड़ा योद्धा था। इसकी पूरी कहानी समझेंगे। आपका भारत में एंट्री करने से पहले, बाजौर के किले से पहले इसकी क्या कंडीशन रही है, बाबर को पहली बार विजय कब मिली, भारत में जो इसने युद्ध लड़े हैं, चारों युद्धों की क्या क्या कहानियां रही हैं, पूरा विस्तार से समझेंगे। चलेगा, तो जुड़ते हैं सेशन के साथ। सबसे पहले पढ़ते हैं बाबर का परिचय। नाम क्या है? बाबर। पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब जो बाबर का नाम है, ये बाबर का नाम के आगे जो लिखा हुआ है आपका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये नाम इसका कैसे पड़ा? बादशाह की उपाधि इसने कब धारण की? ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था? 1483 1483 में हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में हुआ था। कहां हुआ था? आपका फरगाना में हुआ था। फरगाना कहां है आपका? आज के उज्बेकिस्तान में। कहां है फरगाना? आज के उज्बेकिस्तान में। माता का नाम क्या था? कुतुब निगार बेग या उतलुग निगार बेग, इसे लिखा हुआ है कई जगह। और पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ये चंगेज खां और तैमूरलंग दोनों का ही वंशज था। क्या था? चंगेज खां और तैमूरलंग दोनों का ही वंशज था। कौन था? बाबर। अब दोनों का वंशज है, बहुत अच्छे तरीके से इसने चीजों को मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। मात्र 10-11 साल की उम्र में था, पिता का देहांत हो गया। पिता का देहांत होने के बाद फरगाना से इसको भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय के उज्बेक शासक एक छोटी सी फरगना रियासत थी, उस पर कब्जा करना चाहते थे। उस पर कब्जा हुआ जब ये शासक बना। कब? 1494 में। कब आपका जन्म हुआ था? 1483 में। शासन मिला इसको 1494, यानी कि 11 वर्ष। शासन के समय बाबर की उम्र कितनी थी? मात्र 11 वर्ष। सिर्फ 11 वर्ष की आयु में इसको शासन संभालना पड़ा, यानी कि सिर्फ उत्तराधिकारी बना। ठीक, उज्बेक शासकों ने हमला किया, हमला से डरकर भाग गया। कहां? समरकंद। बाबर जिस विधि से युद्ध हारता था, यानी कि उज्बेक शासक जिस विधि को यूज करते थे, वही विधि थी आपका जिससे बाबर ने भारतीय शासकों को रौंद दिया था। तुलगामा युद्ध नीति। कौन सी युद्ध नीति थी? तुलगामा युद्ध नीति। तुलगामा युद्ध नीति बाबर की युद्ध नीति नहीं थी, ये उज्बेक शासकों की युद्ध नीति थी। ठीक है, चलिएगा। जन्म हुआ था 14 फरवरी 1983 को फरगाना में। निधन हुआ था 26 दिसंबर 1530 को, मात्र 47 वर्ष की उम्र में। समाधि कहां है इसकी? बाग ए बाबर कहां है आपका? काबुल में। और भारत, ये एक ऐसा शासक है, ऐसा योद्धा है जिसे 2 बार दफनाया गया। कितनी बार? 2 बार दफनाया गया। जब इसका देहांत हुआ था, जब इसकी मृत्यु हुई थी, तो इसकी मृत्यु हुई थी आगरा में। कहां इसकी मृत्यु हुई थी? जो आपका इसका अंतिम युद्ध था 1529 में, घाघरा का युद्ध। उस युद्ध के दौरान शेर खान की तलवार से घायल हो गया था।
घायल होने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इसे दफनाया गया कहां पर? आपका आराम बाग में। कहां? आराम बाग। जगह का नाम याद रखेंगे, क्या है आपका? आराम बाग। इसे आराम बाग में दफनाया गया। आराम बाग में जब इसे दफनाया गया था तो इसकी सबसे फेवरेट जगह आराम बाग नहीं थी, क्योंकि जब लगातार बाबर भाग रहा था, कहां से? फरगाना से समरकंद, समरकंद से काबुल, तो इसको पहली बार जो आकर विजय मिली थी, इसको वो विजय मिली थी सबसे पहले आकर आपके काबुल में। अब जब काबुल में इसे आकर सबसे पहले विजय श्री प्राप्त हुई तो ये काबुल को बहुत ज्यादा पसंद करता था और ये चाहता था कि मरने के बाद जो इसके शरीर को, इसकी हड्डियों को स्थान मिले, वो स्थान इसे काबुल में मिले। तो पहले तो इसे दफनाया गया आराम बाग में, उसके बाद आराम बाग से, आगरा से इसकी अस्थियों को निकालकर उन्हें वापस दफनाया गया बाग ए बाबर काबुल में। कौन कौन पुत्र थे इसके संतान है? हुमायूं था, कामरान था, कामरान मिर्जा, और एक और था इसका पुत्र हिंदाल, और इसकी पुत्री थी गुलबदन बेगम। ठीक है। घराना कौन था इसका? तैमूर राजवंशी था। पिता का नाम मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, उमर शेख मिर्जा। ठीक है, चलिएगा। अब पढ़ते हैं इसके बारे में, इसकी पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। 1494 से इसकी कहानी स्टार्ट होती है। 11-12 वर्ष की आयु में फरगाना घाट के शासक का पद सौंपा गया। उसके चाचाओं ने इस स्थिति का फायदा उठाया और बाबर को गद्दी से हटा दिया। कई सालों तक उसे निर्वासन में जीवन बिताया। जब उसके साथ कुछ किसान और उसके संबंधी ही थे तो 1496 में उसने उज्बेक शहर समरकंद पर आक्रमण किया और 7 महीनों के बाद उसे जीत लिया। किसने? बाबर ने अटैक किया। किस पर? समरकंद पर। और फरगाना से जब इसे भगा दिया था तो इसने सबसे पहली विजय प्राप्त की थी, मतलब इसे शरण दी गई थी। इसे लिखा हुआ है विजय प्राप्त की, लेकिन वास्तविकता यह है कि समरकंद के शासकों ने इसे शरण दी। किसे? बाबर को। समरकंद भी उज्बेकिस्तान की ही एक जगह है, एक रियासत है। अब एक दूसरा उज्बेक शासक था सहबानी खान। क्या था? एक दूसरा उज्बेक शासक था। कौन था आपका? सहबानी खान। ठीक है। 7 महीनों बाद उसे जीत लिया। जब वह समरकंद पर आक्रमण कर रहा तब उसके एक सैनिक सरगना ने फरगाना पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। जब बाबर इस पर वापस अधिकार करने फरगाना आ रहा था तो उसकी सेना ने समरकंद में उसका साथ छोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप समरकंद और फरगाना दोनों उसके हाथों से चले गए। सन 1501 में उसने समरकंद पर पुनः अधिकार कर लिया था, पर जल्द ही उसे उज्बेक खान मोहम्मद सहबानी ने हरा दिया और इस तरह से समरकंद, जो उसके जीवन की एक बड़ी ख्वाहिश थी, उसे उसके हाथों से फिर से निकल गया। यानी कि स्टोरी समझेंगे। बाबर फरगाना का राजा, फरगाना से उसको भगा दिया गया। उसके चाचाओं ने, उसके परिवार वालों ने, दूसरे शासकों ने मिलकर उसे भगाया। वो गया समरकंद। समरकंद के राजाओं ने उसे शरण दी। तो जब उसने वापस उन राजाओं की मदद से कि मैं अपने फरगाना को वापस प्राप्त करना चाहता हूं, तो उनसे लड़ाई करके उन्होंने कहा भी रुका रहे, अभी थम जा, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा इंतजार कर। लेकिन उसने इंतजार नहीं किया। वापस समरकंद प्राप्त कर, मतलब फरगाना प्राप्त करने के लिए उधर गया। उन्होंने कहा भाई हम तेरा साथ यहां नहीं देंगे। उन्होंने साथ छोड़ दिया तो फरगाना भी हाथ से गया और समरकंद भी हाथ से गया। ठीक है। उसके बाद वहां से उसको भगा दिया गया और उसके बाद पहली उसे विजय मिलती है कहां पर? आपके काबुल में। बाबर को पहली 1504 में काबुल तथा 1507 में कंधार को जीता तथा बादशाह की उपाधि धारण की। किसने? बाबर ने अपने बादशाह की उपाधि कहां आके धारण की? 1504 में काबुल में और 1507 में कंधार में, यानी कि अफगान में। अफगानिस्तान को जीता इसने। किसको जीता? सबसे पहले अफगानिस्तान को। उसके बाद बाबर ने अपना पहला अटैक, पहला आक्रमण जो भारत पर किया था वो किया था 1519 में। कहां पर किया था? 1519 जो इसका पहला आक्रमण था भारत पर, ये कहां हुआ था? आपके बाजोर किले पर। किस पर हुआ था? आपका बाजोर के किले पर। जो आप पढ़ते हैं 1526 का जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, वो बाबर का प्रथम युद्ध नहीं था भारत में, वो बाबर का चौथा युद्ध, 5वां युद्ध था। उससे पहले 4 आक्रमण और कर चुका था। 1519 से 1526 ईस्वी तक भारत पर इसने 5 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? आपका 5 बार आक्रमण किया था। जो ये 5वां आक्रमण था इसका, 1526 इसका कितनेवां आक्रमण था? 1526 इसका 5वां आक्रमण था। 5वां आक्रमण कहां हुआ था? ये आक्रमण पानीपत में। अब बात समझते हैं 1526 के आक्रमण की। अब क्योंकि बाबर जानता था कि उससे पहले जो मुस्लिम आक्रांता भारत आए थे उनका क्या हालत हुई थी। वो कश्मीर की तरफ से भारत में घुसना नहीं चाहता था।
वो सिंध की तरफ से घुसना नहीं चाहता था, इवन वो भारत में घुसना ही नहीं चाह रहा था, वो आराम से बैठा हुआ था कहां, अपने काबुल और कंधार में। उस समय की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली की सल्तनत जो थी उस समय लोधी वंश का शासन चल रहा था, और लोधी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी, उस समय आगरा के अपने किले में अच्छे तरीके से अपने शासन को चला रहा था। कहानी सुनने की कोशिश करेंगे, मजेदार कहानी है। अब यहां से शुरू होती है कहानी बाबर के चारों युद्ध एक दूसरे से लिंक करते हैं। ऐसा हो सकता था कि बाबर एक ही युद्ध पर रुक जाता, चारों युद्ध लड़ना बाबर की अपनी इच्छा नहीं थी, बाबर को मजबूरी में चारों युद्ध लड़ने पड़े। उससे पहले तो भगोड़ा शासक था, उसको अपनी जान, बाबर की पूरी जिंदगी अपनी जान बचाने के लिए, अपना सरवाइव बचाने के लिए बीत गई। ये बहुत मजबूत योद्धा नहीं था, वो वही कंडीशन थी कि सर पर कफन बांध के लिखड़ा था, अगर नहीं जीता तो मृत्यु है, अगर नहीं जीता तो मृत्यु है। बाबर कोई स्थायी शासक नहीं था कि ठीक है भाई हम युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, हम शांति चाहते हैं, हमें बकस दिया जाए, ऐसा नहीं था। अगर ये शांति चाहता, मतलब ये युद्ध ना लड़ता, तो इसका भी खात्मा हो चुका था। कंडीशन क्या आती है, जो लोधी वंश का शासक था इब्राहिम लोधी, उसका चाचा था दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी से बहुत ज्यादा घृणा करता था, उससे चिढ़ता था। दूसरी तरफ लोधी वंश का टकराव लगातार चल रहा था राजपूत शासकों से। उस समय मेवाड़ पर शासन कर रहे थे राणा सांगा। अब राणा सांगा उससे थोड़े दिन पहले घटोली के खतौली के एक युद्ध में इब्राहिम लोधी से हार गए थे। राणा सांगा इब्राहिम लोधी से अपना बदला लेना चाहते थे, और दौलत खान लोधी जो इब्राहिम लोधी का चाचा था, वो अपने पुत्र को शासक बनाना चाहता था। दोनों ने अपने विकल्प के रूप में, अपने ऑप्शन के रूप में देखा किसको, बाबर को। किसको देखा अपने ऑप्शन के रूप में, बाबर को, कि यही व्यक्ति है जो आए इब्राहिम लोधी से लड़े, थोड़ी बहुत इसकी हम हेल्प कर दें और ये इब्राहिम लोधी को हराकर वापस चला जाए। मतलब इसको यूज करना चाहते थे, ये इब्राहिम लोधी को हराए और हराकर वापस चला जाए। राणा सांगा को दूरदर्शिता की कमी दिखाई दी। यहां पर बाबर के साथ मीटिंग की दौलत खान लोधी ने और राणा सांगा ने, दोनों ने मिलकर बाबर को आमंत्रित किया कि आप आगरा पर अटैक कीजिएगा, जितनी भी वहां संपत्ति है, धन संपदा है, उसको लूट कर लाइएगा और आप अपने काबुल और कंधार को विकसित कीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मध्यकाल पढ़ेंगे पूरा, तो शासन में एक योग्य शासन की, अगर आप मुस्लिम पूरा साम्राज्य पढ़ेंगे, आप महमूद गजनवी से लेकर के अगर पूरा दिल्ली सल्तनत भी पढ़ेंगे, मुगल सल्तनत भी पढ़ेंगे, तो एक चीज आपको दिखाई देगी, योग्य शासक वही है जो शासन का विस्तार करता है। योग्य शासक कौन है? योग्य शासक वही है जो शासन का विस्तार करता है। अगर आप शासन का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं तो आप योग्य शासक नहीं हैं। अब बाबर एक योग्य शासक था, तो बाबर ने कहा कि मैं धन संपदा लूट के अपने राज्य को विकसित करूं, मैं अपना साम्राज्य विस्तार न कर लूं आगरा तक। लेकिन उसने ये चीजें इब्राहिम लोधी के जो विरोधी थे, राणा सांगा और दौलत खान लोधी, इनको नहीं बताई। उसने आगरा तक का अपना मार्ग प्रशस्त करने के लिए राणा सांगा और दौलत खान लोधी को वादा कर दिया कि हाँ ठीक है मैं आ रहा हूं, और पूरे अपने साजो सामान के साथ, अपनी पूरी सेना के साथ आगरा की तरफ बढ़ चला। अब उसके बढ़ते कदम देखकर राणा सांगा और दौलत खान लोधी को, दोनों को निश्चय हो गया था कि ये वापस जाने वाला नहीं है, ये तो आगरा पर कब्जा करने के लिए आ रहा है भाई। अब जो राणा सांगा एक इब्राहिम लोधी से ही परेशान थे। किससे? आपका इब्राहिम लोधी से ही परेशान थे। उनके सामने एक मजबूत शक्ति आकर टिकने वाला था। कौन? बाबर। तो राणा सांगा चाहते थे कि बाबर इब्राहिम लोधी से हार जाए। बाबर क्या हो? बाबर इब्राहिम लोधी से हार जाए। लेकिन बाबर ने युद्ध जीत लिया और इब्राहिम लोधी की हत्या कर दी। लेकिन इस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर का साथ नहीं दिया। अब राणा सांगा ने वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि भाई तुम युद्ध लड़ो, इब्राहिम लोधी को हराओ, हम तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन इब्राहिम लोधी के इस युद्ध में राणा सांगा ने उनका साथ नहीं दिया। तो पहला युद्ध हो गया आपका कब? 1526 में। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा दिया। युद्ध नीति कौन सी थी? युद्ध नीति कौन सी थी? तुलगामा युद्ध नीति। अभी बाद में बात करेंगे, आपका तुलगामा युद्ध नीति पर बात करेंगे। युद्ध नीति कौन सी थी? तुलगामा। लेकिन अब इब्राहिम लोधी को जब हत्या की, उसका एक भाई था महमूद लोधी। इब्राहिम लोधी का भाई था महमूद लोधी। वो युद्ध मैदान से भाग गया अपनी जान बचाकर, और उसको शरण दी राणा सांगा ने कि ठीक है भाई उससे बच रहा, इधर आ जा। क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, चाहे हमारी पुरानी दुश्मनी कैसी भी हो, नया दुश्मन हमारे सामने खड़ा है, अब हम दोस्त हैं। ठीक है।
राणा सांगा ने युद्ध में मदद नहीं की और फिर से बाबर पर आक्रमण करने की तैयारी स्टार्ट कर दी। ये बात बाबर को पता चली। बाबर ने कहा इससे पहले तुम मेरे ऊपर आक्रमण करोगे, मैं ही तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देता हूं। ठीक है। अब दूसरा युद्ध होता है आपका खानवा का युद्ध। मेवाड़ का द्वार कहा जाता है खानवा के मैदान को। उस द्वार पर पानीपत से, आगरा से पहुंच चुका था आपका कौन? बाबर। पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया, आगरा पर कब्जा किया, आगरा में अपना शासन स्थापित किया और अब राणा सांगा से बदला लेना था उस विश्वासघात का। क्योंकि अगर बाबर अटैक ना करता तो राणा सांगा महमूद लोदी के साथ पूरी अफगान सेना को संयुक्त करके उसके खिलाफ योजना बना चुके थे। अब देखिएगा, जब हम खानवा के युद्ध की बात करते हैं तो 3 शासक थे। पहले राणा सांगा जिनके साथ दुश्मनी थी बाबर की, इनके खिलाफ तो युद्ध लड़ने ही आ रहा था। दूसरा इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी। कौन था? महमूद लोदी। एक और राजपूत शासक भी था। क्या? एक और राजपूत शासक भी था। कौन? मेदनी राय। कौन था? मेदनी राय। अपने राजपूत धर्म को निभाने के लिए, राणा सांगा की मदद करने के लिए आया था। कौन? मेदनी राय। लेकिन यह गलती मेदनी राय को बहुत भारी पड़ी। क्या पड़ी? बहुत भारी पड़ी, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन था इस युद्ध से। बाबर ने कहा कि भाई राणा सांगा मेरा दुश्मन है, मैं उससे लड़ने के लिए आया हूं। महमूद लोदी का मैं दुश्मन हूं, उसके भाई की हत्या करके आया हूं। मेदिनी राय का इस युद्ध से क्या लेना देना था? तो बाबर युद्ध तो जीत लिया। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हत्या कर दी और युद्ध जीत लिया। उसके बाद बाबर ने कहा भाई अब इस मेदिनी राय को भी सबक सिखाना पड़ेगा, हमें अगला युद्ध और लड़ना पड़ेगा। कौन सा युद्ध लड़ना पड़ेगा? चंदेरी का युद्ध लड़ना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है, खानवा के युद्ध में, कौन से? खानवा के युद्ध में महमूद लोदी अपनी जान बचाकर भाग गया था। खानवा के युद्ध में भी बाबर महमूद लोदी की हत्या नहीं कर पाया। ठीक है। खानवा के युद्ध में इसकी तरफ से लड़ने वाला एक और महान योद्धा था। किसकी? बाबर की तरफ से एक महान योद्धा लड़ रहा था जिसका नाम था शेर खान, जिसे हम शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं। अब खानवा एक बड़ा युद्ध जीता है, राजपूत शासकों के विरुद्ध युद्ध जीता है। तो आगरा के किले में पार्टी चल रही थी, युद्ध की विजय की पार्टी चल रही थी। अब उस पार्टी में भाई मांस मदिरा सब कुछ चलता है, तो सभी तो जो मांस के मीट के टुकड़े थे उनको हाथों से उठा उठाकर खा रहे थे। एक योद्धा था जो तलवार से उठाकर खा रहा था। जैसे हम स्पोक यूज करते हैं ना खाना खाने के लिए, कुछ भी ऐसी चीजें खाने के लिए, तो वो स्पोक की जगह अपनी तलवार को यूज कर रहा था। अब बाबर ने देखा कि यार वो कहावत है ना कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं। बाबर ने कहा इसके ढंग ठीक नहीं लग रहे भाई, ये तलवार रख ही नहीं रहा है। युद्ध शांत है, जश्न का माहौल है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तलवार नीचे रखने के लिए तैयार नहीं है। बाबर ने उस पर निगाह जमाई तो वो मैदान छोड़, मतलब सेना छोड़कर भाग गया और बाबर ने उसकी हत्या की कोशिश की। क्यों? क्योंकि ये शेर खान एक अफगान योद्धा था। अब बाबर ने जब इसकी हत्या की कोशिश की तो इसने उन जो बाबर के समर्थक थे जो उसकी हत्या करने गए थे उन सबकी हत्या की और उसी दिन प्रण लिया, एक अपना कमिटमेंट किया बाबर के सामने ही कि एक दिन इस पूरी मुगलिया सल्तनत को भारत से उखाड़ कर फेंक दूंगा। इस पूरी मुगलिया सल्तनत को भारत से उखाड़ कर फेंक दूंगा। और जाकर मिल गया किसके साथ? आपका महमूद लोदी के साथ। किसके साथ जाकर मिल गया? महमूद लोदी के साथ। अब यहां महमूद लोदी और इसके साथ आ चुका था आपका शेर खान। कौन? आपका शेर खान। ये यहां से गया और बिहार का राजा था। कौन था? बाहर खान लोहानी। बिहार का एक शासक था बाहर खान लोहानी। उस बाहर खान लोहानी की हत्या की, उसकी विधवा से शादी की और बिहार का शासन कब्जा लिया। और इसने महमूद लोदी ने कब्जा लिया क्या? महमूद लोदी ने कब्जा लिया क्या? महमूद लोदी ने कब्जा लिया पूरा बंगाल, बिहार। और इसी बीच में जो शेर खान का पीछा करने के लिए गया था वो बाबर का सेनापति था मीर बांकी। बाबर का सेनापति कौन था? मीर बांकी। मीर बांकी जब जा रहा था युद्ध इसके शेर खान के पीछे, इसका पूरा पीछा करते हुए, शेर खान तो उसके हाथ नहीं आया। उसने गुस्से में अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ा और मीर बांकी ने ही आपके अयोध्या में आपका निर्माण करवाया था बाबरी मस्जिद का। कब? इसी टाइम पीरियड में। ठीक है, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। उसके बाद वो आगे बढ़ा, वहां पर उसने शेर खान ने मीर बांकी की हत्या कर दी। ठीक है, उसके बाद बाबर पहुंचता है कहां? चंदेरी के युद्ध में।
बाबर बहुत ज्यादा गुस्से में था। एक तो इनकी तरफ से गुस्से में था कि भाई एक मजबूत सेनापति था, इनके पीछे गया, वो सेनापति शहीद हो गया। दूसरा चंदेरी जो मेदिनी राय था वो सामने खड़ा था एक बड़ी ताकत के रूप में, अब करे क्या। बाबर की सेना ने गुस्से में युद्ध लड़ा और यहीं पर बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। बाबर घिरा हुआ था, बाबर ने किसका नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था कि अपने धर्म की रक्षा करने के लिए तुम्हें लड़ना होगा। इस राजपूत के सामने युद्ध में बाबर की सेना ने लड़ने से मना कर दिया था। एक नंगी तलवारों का समुद्र उनके सामने खड़ा हुआ था, लेकिन इतने खतरनाक तरीके से बाबर की सेना लड़ी। जब जिहाद का नारा वहां पर दिया गया, एक युद्ध को धर्म युद्ध में बदल दिया गया। बाबर की आधी सेना ने ही पूरी राजपूत सेना को काट के फेंक दिया और सरों की मीनार बना दी। यह है धर्म युद्ध, क्योंकि बाबर ने यहां पर अपने जो ये अभियान था इसे जिहाद बना दिया था। वो यहां पर कब्जा करने नहीं आया था, यहां पर इस्लाम को स्थापित करने के लिए आया था, क्योंकि वो इस्लाम का स्थापना ही मीर बाकी ने की थी। राम मंदिर को तोड़ करके वहां पर बनाई थी बाबरी मस्जिद। क्या बनाई थी? बाबरी मस्जिद। किसने बनाई थी? मीर बाकी ने। इसके बाद इस युद्ध को, इस अभियान को पूरा जिहाद का रूप दे दिया गया। ठीक है। उसके बाद चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय की हत्या की, एक और राजपूत वंश पर कब्जा कर लिया। उसके बाद अब बाबर के सामने उसके दो बड़े दुश्मन खड़े थे। कौन? महमूद लोदी और शेर खान। अब बाबर अपने इन दुश्मनों से पार पाना चाहता था। अब इधर से बाबर चल दिया पूर्व की तरफ, किधर? आपका बिहार और बंगाल की तरफ। बीच में रास्ते में पड़ता है घाघरा नदी का मैदान। रास्ते में पड़ता है क्या? घाघरा नदी का मैदान। और यह कहलाता है आपका तीसरा घाघरा का युद्ध 1529। पहला 1526, दूसरा 1527, तीसरा 1528 और चौथा युद्ध 1529। बाबर की सेना लगभग हार के कगार पर पहुंच चुकी थी। यही वो युद्ध था जिसे इतिहासकार लिखते हैं बाबर जीत चुका था, लेकिन बाबर इस युद्ध को नहीं जीत सका था। और शेर खान के एक तलवार के वार से बाबर बुरी तरह घायल हुआ और अपनी जान बचाकर मैदान छोड़कर भाग गया। बाबर अपनी जान बचाकर मैदान छोड़कर भागा। क्यों? क्योंकि शेर खान बाबर की युद्ध नीति को जानता था, कैसे ये युद्ध लड़ने वाला है, कैसे करने वाला है, क्या होने वाला है युद्ध में। इससे भरी भांति परिचित था शेर खान। और उसके खिलाफ दो युद्ध लड़ चुका था महमूद लोदी। कौन सा? इब्राहिम लोदी वाला भी और खानवा वाला भी। तो इसके पुराने दुश्मन थे। युद्ध छोड़कर बाबर भागा, तलवार से घायल हुआ और आगरा के किले तक पहुंचते पहुंचते उसकी मृत्यु हो गई। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। यह कहानी है किसकी? बाबर के इन 4 युद्ध की। उसके बाद बाबर का पुत्र आया हुमायूं, और हुमायूं को दौड़ा दौड़ा कर मारा था किसने? शेर खान ने। ठीक है ना। 15 साल तक शासन सत्ता से दूर कर दिया था। 1535 से 1540 तक, सॉरी 1540 से 1555 तक, सॉरी 1540 से 1555 तक। ठीक है। चौसा का युद्ध और वो सारे युद्ध आपने पढ़े हुए हैं, अगली कहानी में फिर हम पढ़ेंगे उनको। चलिएगा, अब 2 चीजों पर बात करते हैं। एक तो भारत में पहली बार तोप का यूज हुआ था, और दूसरा मैंने कहा था इसे याद रखना, आपका युद्ध नीति तुलगामा। जी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि तुलगामा, जी अब उस पर बात करने वाले हैं। क्या है आपकी तुलगामा युद्ध नीति? बाबर को शहंशाह बनाने वाली तुलगामा युद्ध नीति। पहली बात, बाबर ने अपने सारे युद्ध नदियों के किनारे लड़े हैं। क्या? नदियों के किनारे। ये क्या है? ये कोई नदी है, इसमें पानी बह रहा है। ठीक है। इधर खाई खोद दी जाएगी, इधर खाई खोद दी जाएगी बहुत गहरी, और सामने लगा दी जाएंगी तोफ। सामने आपका तोफ, पीछे पूरी सेना। ठीक है। अगर किसी भी युद्ध को लड़ना है तो सबसे पहले बाबर पर कोई अटैक नहीं कर सकता। क्यों? इधर खाई है और इधर नदी है, और सामने से अटैक करना है तो सामने तोफ रखी हुई है। यह थी आपका तुलगामा युद्ध नीति। बाबर हमेशा तुलगामा युद्ध नीति को यूज करता था। और जो बाबर की तोप सजाई जाती थी, वो तोप सजाई जाती थी किसमें? आपका उस्मानी विधि। कौन सी विधि थी आपकी? उस्मानी विधि। बाबर अपनी तोप सजाने के लिए यूज करता था उस्मानी विधि। उस्मानी विधि में तोप सजाकर युद्ध लड़ा जाता था, और यही 2 वो मेथड्स हैं जिन्होंने बाबर को भारत में विजय दिलाई, और जिनको काटकर ही आपका शेर खान ने बाबर की हत्या की। ठीक है। चलिएगा, ये बाबर की कहानी उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा, पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिएगा सारे कि यहां तक आपको मजा आया कि नहीं आया। चलिएगा माय डियर स्टूडेंट, अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे बैचेस आपके लिए लॉन्च किए जा रखे हैं। जैसे आपका सफलता बैच है। ठीक है। ये आपको एसएससी सीपीओ के एग्जाम को क्रैक कराने के लिए अनअकैडमी की तरफ से पूरी अच्छी तरीके से इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर की टीम आपके साथ यहां पर है। ठीक है ना। तो सफलता बैच है,
फाउंडेशन बैच है आपका एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम के लिए। जो बच्चे एसएससी स्टेनो की तैयारी करना चाहते हैं तो वो अपने आप को इस एग्जाम बैच को परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही ये आपका रफ्तार बैच है जो सभी रेलवे एग्जाम के लिए है, ऑल इंडिया रेलवे एग्जाम, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी। एक चीज मैं बता दूं माय डियर स्टूडेंट आपको, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के सभी एग्जाम, चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीपीओ हो, एसएससी स्टेनोग्राफर हो, एसएससी जीडी हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, या कोई सा भी एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का भी कोई एग्जाम हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आपका सीपीओ एसआई हो, या कोई भी एग्जाम हो, आपकी एफसीआई की पोस्ट आती है, आपकी आईसीआर की पोस्ट आती है, आपकी आईबीएसीआई अभी वैकेंसी चल रही है, एग्जाम होने वाला है, तो कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो बेटा, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है स्पेशल सब्सक्रिप्शन पैकेज, जस्ट ओनली ₹3249 में, 3249 रुपए में पूरा सब्सक्रिप्शन। इस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं 35 से ज्यादा एग्जाम। कितना? 35 प्लस परीक्षा, यानी कि 35 से ज्यादा परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपको मिलता है सिर्फ 3249 रुपए में सब्सक्रिप्शन, और वो भी पूरे 2 साल के लिए। कितना? 2 साल की वैधता के लिए। कितने साल की? 2 साल की। यानी कि अगर मैं बात करूं 1 साल में 35 एग्जाम, तो 2 साल में 70 से ज्यादा एग्जाम की तैयारी, वो भी बड़े एग्जाम, वो भी आपके बड़े एग्जाम। तो इस सब्सक्रिप्शन पैक को परचेज कीजिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। हाँ, अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो यहां पर आपके लिए एक स्पेशल कोड है बेटा, तनु10। ये कोड अगर आप यूज करते हैं रेफरल कोड में बैच को परचेज करने से पहले, तो यहां पर आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या? 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, उम्मीद है आपको मजा आया होगा बाबर की कहानी पढ़ने में। चलिएगा, मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ कल दोपहर 2:30 बजे आपके अपने द 30 मिनट शो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।